देखिए, आज कक्षा 9 की पहली क्लास और चैप्टर जो है वो अणु एवं परमाणु के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ या मैटर के बारे में हम लोग इससे पहले जान ही चुके हैं क्या होता है। इसका जो क्वालिफिकेशन किया गया, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ के क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस। इसमें दो भागों में बांटा गया इसको। एक प्योर सब्सटेंस और यहाँ पे मिक्सचर या मिश्रण जिसे कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर आता है एलिमेंट, सेकंड नंबर आता है कंपाउंड। एलिमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे पहला नंबर कहेंगे मेटल और सेकंड नंबर आ जाएगा नॉन मेटल। कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होमोजेनस, दूसरा हेट्रोजेनस। तो देखिए, ये मैटर का, पदार्थ का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये पदार्थ है। और पदार्थ क्या होता है? संसार की जितनी भी वस्तुएं जिससे बनी होती हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं जिससे बनी होती हैं, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को वर्गीकृत किया गया तो दो भागों में। एक भौतिकी वर्गीकरण है, एक भौतिकीय वर्गीकरण है, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिकीय वर्गीकरण में हम लोगों ने तीन चीजें देखी हैं। एक होता है सॉलिड या इसे हम कहेंगे ठोस, दूसरा होता है लिक्विड द्रव, तीसरा होता है गैस। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक तत्व होता है जिसे हम एलिमेंट कहेंगे, दूसरा कंपाउंड या जिसे हम यौगिक कहेंगे। तत्व और यौगिक से सभी लोग परिचित भी हैं। ये धात्विक होता है या धातु होता है, धात्विक, और ये अधात्विक। ये जो यौगिक होता है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में डिवाइड किया गया। कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले, और ये एक समांगी होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। तो देखिए, अब पदार्थ हम लोगों ने देखा कि पदार्थ क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं जिससे बनी होती हैं, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और ये जो पदार्थ होता है, ये भी किसी से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कहेंगे अणु एवं परमाणु। ठीक है, तो अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है, इसके बारे में पहला नंबर हम जानेंगे परमाणु के बारे में। उसके आगे हम चलते हैं ठोस द्रव गैस क्या होता है। तो सबसे पहले
एटम क्या होता है, देखिए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। या फिर हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी लाइन में कह सकते हैं कि ये परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का इतना छोटा कण होता है कि उसको और अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। और दूसरा आता है अणु, या जिसे हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल भी कहें। तो देखिए अणु क्या होता है, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो अणु कहलाता है। या दूसरी लाइन में अगर हम कहें तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। तो अब ये पदार्थ जो होती है वो किससे मिलकर के बना होता है, अणुओं और परमाणुओं से। और ये जो परमाणु होता है ये भी कुछ मूल कणों से मिलकर के बना होता है। परमाणु जो होता है ये भी मूल कणों से मिलकर के बना होता है। और वो मूल कण कौन कौन से होते हैं, वो मूल कण तीन होते हैं। एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन, तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन। ये परमाणु जो होते हैं तीन मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो इन तीन मूल कणों से मिलकर के परमाणु बना, परमाणु से मिलकर के अणु बना, अणु से मिलकर के पदार्थ बना। अब इसमें देखना है ये जो ठोस होता है वो क्या होता है। तो सॉलिड इससे पहले हम लोग पीडीएफ में देख भी चुके होंगे ठोस क्या होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। तो देखिए ठोस में क्या होता है कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित होता है। और दोनों निश्चित क्यों होता है, इसका आयतन निश्चित, आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो ये अणुओं के जुड़ने की व्यवस्था है, अणुओं की ये जो संयोजन की व्यवस्था है, अणुओं के पास पास होने के कारण या अणु इतने पास पास हैं इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। दो अणुओं के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाएगा तो इनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। जब इनमें अंतर आणविक स्थान नहीं होगा तो इन दोनों अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण ठोस के जो अणु होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते और इनका आकार निश्चित बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम हीट करते हैं इसको, जैसे जैसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इन अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब अणुओं की बीच की दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ेगा। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। और जितना ही ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा उतना ही कम इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता चला जाएगा। जितना ज्यादा स्पेस बढ़ेगा इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। और अणुओं को घूमने के लिए, मूव करने के लिए जगह मिल जाएगी और ये बल जो है वो भी कम होगा। तो ये ऐसी कंडीशन में विचरण करते रहेंगे। जब ये घूमते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे तो इनका आयतन तो निश्चित हो जाएगा लेकिन आकार इनका अनिश्चित हो जाएगा। इनका आयतन तो निश्चित हो जाएगा लेकिन आकार अनिश्चित हो जाएगा। और इस स्टेज को, इस अवस्था को हम कहेंगे क्या, द्रव, लिक्विड।
तो देखिए ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं इतने पास पास होते हैं कि अंतर आणविक स्थान नहीं पाया जाता, और जब अंतर आणविक स्थान नहीं पाया जाता तो अणुओं के बीच ये जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक लगता है, और अणुओं को घूमने के लिए जगह नहीं मिल पाती, एक फोर्स उन्हें बांधे रखता है, जिसके कारण इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा नंबर आता है द्रव। तो द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, वो द्रव कहलाता है। तो देखिए ये जो द्रव की संरचना है वो कैसे, ये इनके अणुओं की व्यवस्था है, अणुओं की संयोजन क्षमता है। तो इन दो अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर जो, इन दो अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ठोस की अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा अधिक है। अभी हमने बताया कि जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अधिक होगा इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। जब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अधिक होगा तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। जब इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम लगे और स्पेस मिल जाए तो ऐसी जगह में ये अपने सतह के अंदर ही ये अणु क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, विचरण करते रहेंगे, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, इधर उधर घूमते रहेंगे। जब ये इधर उधर घूमते रहेंगे तो इनका आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा। आकार अनिश्चित क्यों है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस अधिक है और इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, जिससे ये अणु विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब घूम रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आकार अनिश्चित रहेगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। तो देखिए तीसरा नंबर हमारा आता है गैस का। तीसरा नंबर आएगा किसका? गैस का। तो ये जो गैस होता है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। अब ऐसा क्या कंडीशन होता है इसमें, या कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण इनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है? तो देखिए ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और इनके अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर लगता है या नहीं लगता। अणुओं की दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो ना के बराबर होता है या फिर लगता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में विचरण करते रहते हैं। इस कंडीशन में इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा। तो देखिए अभी सॉलिड में हमने क्या जाना कि सॉलिड वह भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। क्यों होता है उसको भी देख लिया, क्योंकि इनके अणुओं की जो संयोजन क्षमता है या अणुओं की जो व्यवस्था बहुत पास पास होती है और इनमें अंतर आणविक स्थान नहीं पाया जाता, जिसके कारण अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक लगता है। द्रव में हमने देखा कि इनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, और जब अणु दूर दूर हैं तो इनमें अंतर आणविक स्थान भी पाया जाएगा। और अभी इससे पहले बताया गया कि जितना ही ज्यादा अंतर आणविक स्थान बढ़ेगा उतना ही अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। जब अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो गया, स्थान अधिक हो गया, तो इन अणुओं को घूमने के लिए जगह मिल गई। घूमने के लिए जगह जब मिल गई तो ये विचरण करते रहेंगे, जितनी जगह मिलेगी वहां विचरण करते रहेंगे और इनका आकार अनिश्चित हो जाएगा। और लिक्विड में हम तो जानते ही हैं, लिक्विड जो होता है उसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेता है। तीसरा नंबर हम लोगों ने देखा है गैस क्या होता है। तो गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि इनके अणु बहुत दूर दूर
और अंतर आणविक स्थान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशन में अंतर आणविक आकर्षण बल नहीं लगता, जिसके कारण ये स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते हैं और इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो याद रहेगा ठोस क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार एवं आयतन दोनों। तो देखिए अब ये रासायनिक वर्गीकरण में अगर हम आए तो ये रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहला शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, या फिर हम देखें यहाँ पे तत्व जो होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसे अन्य पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, किसी भी विधियों द्वारा अन्य पदार्थों में विघटन नहीं हो सकता, जैसे O2। अब देखिए इसमें भी यौगिक हम जानेंगे, यौगिक जानते भी हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों अथवा परमाणुओं या दो या दो से अधिक तत्वों अथवा तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम जल की बात करें, ये क्या है, एक यौगिक है। जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 1। इनका जो अनुपात है 2:1 का, जो निश्चित है। अगर इनका अनुपात थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो जल हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो अयौगिक क्या होता है, जिनमें परमाणुओं की ये जो जुड़ने की व्यवस्था है उनका अनुपात निश्चित होता है। तो देखिए अब परमाणु में इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये जो परमाणु होता है कुछ टाइप का, और इसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, या इसे हम कहेंगे नाभिक। नाभिक है, और ये जो नाभिक होता है इसमें कौन कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना है नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन नाभिक में प्रेजेंट नहीं होते। और परमाणुओं के जो आवेश होते हैं या परमाणु का जो आवेश होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर डिसबैलेंस हुई तो इससे कोई ना कोई आवेश आएगा, और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हैं, P=A, तो ऐसी कंडीशन में ये उदासीन रहेगा। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों तो परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रहें या ना रहें। अगर नाभिक में प्रोटॉन है तो वो धनावेशित रहेगा। क्यों धनावेशित रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, धन का। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम परमाणु की बात करें, परमाणु पर कोई आवेश पूछे, अगर कोई आवेश पूछता है परमाणु पर, तो वहां पे हम ये पता करेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। या नॉर्मली जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। अब ये उदासीन परमाणु कब आवेशित होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहे घटे या बढ़े, नाभिक के आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी संख्या अधिक हो गई तो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा, और जब इनकी संख्या कम हो गई तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर चाहे जितना घटे बढ़े, नाभिक के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नाभिक हमेशा धनावेशित ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक की यहाँ पे नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं रहता, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ध्यान रखना है नाभिक हमेशा धनावेशित होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा। लेकिन परमाणु नॉर्मली उदासीन होता है।